नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हट्टा की बावली के लिए बनी योजना, मूल रूप में वापस लाई जाएगी बावली। चिटफंड कंपनियों पर प्रशासन का सख्त रुख, निवेशकों की शिकायत पर दर्ज की जाएगी कार्रवाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर, दशहरे और दीपावली में मिलेगी 10 दिन की छुट्टी। जिले में बदला मौसम का मिजाज, कई स्थानों पर हुई रिमझिम बारिश। अनुराग शर्मा होंगे बालाघाट रेंज के डीआईजी, इंदौर से बालाघाट हुआ स्थानांतरण। रंग गुलाल के साथ होली में मिठास घोलेंगे लालबर्रा के बतासे। और कुएं में मिला शिक्षिका का शव, भारत सुनी उत्तर बुनियादी प्राथमिक शाला में पदस्थ मृतिका। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी करने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कार्यालय के आसपास नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वह कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर लोगों से हाथ न मिलाएं, बल्कि हिंदू संस्कृति के तहत प्रणाम कर अभिवादन करें। इस संदर्भ में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। शासन के द्वारा ही ये पहल है, उसी को यहाँ अपने कार्यालय में लागू किया है कि कोरोना वायरस जो फैलता है ये संक्रमित रोग है जो लोगों के हवा के माध्यम से लोगों से के टच में आने से फैलता है मुख्य रूप से जो। और चूँकि हाथ मिलाने और इसीलिए कार्यालय में हाथ मिलाने के लिए सबको सलाह दी गई है कि आप हाथ मिलाने की बजाय आप हमारे जो भारतीय पद्धति है उसमें प्रणाम करके अभिवादन दें और स्वीकार करें, जिससे कि इसको फैलने से रोकने का ये एक एहतियाती कदम है। कुपोषण मुक्त अभियान के तहत आज आयुष विंग के द्वारा सरेखा में शिविर का आयोजन किया गया, जहां टीम के द्वारा चिन्हित मध्यम कुपोषित बच्चों को आहार संबंधी सामग्री वितरित की गई, साथ ही उनके परिजनों को आवश्यक जानकारी दी गई। लालबर्रा से होकर गुजरने वाले राज्य मार्ग क्रमांक 26 सिवनी रोड पर स्थित बाबा हजरत सैयद सफी अली शाह रह अल्ले की दरगाह शरीफ में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी खैरुल अनाम मुस्लिम कमेटी के तत्वाधान में 5 मार्च को शाम 7 बजे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर लंगर-ए-आम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम दरगाह खादिम हाजी मोहम्मद याशीनी के द्वारा फातिहा पढ़कर दुआए सलाम करवाई गई। इसके पश्चात लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्रीय जन शामिल हुए। यहाँ पर आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हसन संजरी अजमेरी के उर्स पाक के मौके पर यहाँ की खैरुल अनाम कमेटी के तरफ से लंगर-ए-आम का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें लंगर और हलवे का इंतज़ाम है। तमाम ही हजरत से मेरी गुजारिश है कि सभी लोग आकर हजरत की। पूरे देश के साथ ही लालबर्रा में भी होली पर्व को लेकर धूमधाम से मनाने के लिए ग्रामीण अंचलों के साथ साथ नगर मुख्यालय में भी तैयारियां जोरों पर है। होली पर्व के मौके पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार शक्कर की चाशनी से बनाए जाने वाले बताशे की माला का खास महत्व होता है। होली के दौरान रंग गुलाल के साथ साथ बताशे की माला एक दूसरे को भेंट दी जाती है, जिससे रिश्तों में मिठास आती है। इसी बताशे की माला को तैयार करने का कार्य नगर के गुजरी बाजार में वर्षों से अपने पुश्तैनी कार्य से जुड़े परिवारों के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जो कर रहे हैं होली का काम, होली के लिए लगता है बच्चों लोग के लिए, जो होली में उत्सव में जो काम आता है, तो मिठाई का काम है। कब से चल रहा है काम? तो 2-4 सालों से नहीं, अभी फिलहाल जैसे होली का है तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, मतलब जो है 2-3 दिन ही होगा अभी चालू की है। तो कहाँ जाता है आपका माल जैसे बनाता है? लोकल लालबर्रा। तो कुछ अंतर आ पाया भी नहीं आ पाया? क्या अंतर है? रेट सब 70 के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है, ज़्यादा कुछ नहीं।
तो कौन कौन सी सामग्री लगती है बनाने के लिए? मैं साँचे लगते हैं लकड़ी के पूरे बाकी क्या इस बार माहौल है कुछ और? पहले सब मौसम ने के कारण जो सब साल ऐसा लगने लगा कि होली जो नहीं चलता था बिकता तो माल बिक नहीं रहा है तो बाहर जाते हैं। अभी देखो एक दो दिन में कहीं बिक जाए। ये माला कहीं भी है ऐसा होली क्यों बनाया जाता है इसको? होली के लिए। तो क्या महत्व रहता है इसका? होली में भी जाते हैं तो पूजा करते हैं होली का। उसके बाद में फिर अपने बच्चे के लिए खरीद के लिए जाते हैं। अभी कितने दिनों से ये कार्य किया जा रहा है? 15 दिन। तो इसको बनाने की क्या प्रक्रिया है? इसको बनाने की प्रतिक्रिया होली के लिए माला बना के और बेचा जाता है। नहीं, जैसे क्या तरीका रहता है बनाने का? इसका तरीका? हाँ, धागा लगाते हैं एक बाई माला निकालती है और एक बाई ढालने वाली। तो शक्कर को फिर चाशनी बनाते हैं बड़ी कढ़ाई में, दूध पानी डालते हैं और फिर उसमें मसाला डालते हैं। जब वो साफ़ होती है फिर उसका दूसरा कढ़ाई में चाशनी लाते हैं। किस प्रकार की मालाएं तैयार की जाती हैं? इसमें क्या है भैया, आधा किलो वाला एक है, 3 पाव वाला एक है, 1 किलो वाला एक है। तो फिर क्या रेट है इसका भाई मार्केट में जो बेचा जाता है? रेट वो थोक में देते हैं 70 का, 1 किलो का 70, जैसे 1 कुंटल वाले हैं। शहर के डेंजर रोड में आवारा कुत्तों ने एक चीतल को दौड़ाकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने देखा कि एक चीतल को कुछ कुत्ते काफी देर से दौड़ा रहे थे। इस दौरान चीतल जंगल के भीतर कहीं चला गया, जिसके बाद वह दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुत्तों के द्वारा लगातार उसका पीछा किया गया और चीतल को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। बालाघाट रेंज के रेंज अधिकारी पायल राजावत ने बताया कि क्षेत्र में लगातार वन्य प्राणियों की मौजूदगी बनी हुई है। कुत्तों के द्वारा चीतल को घायल कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला डेंजर रोड पहुंचा, लेकिन कुत्तों के द्वारा चीतल को काट लिए जाने से उसकी कुछ ही देर बाद में मौत हो गई। शहर के चांदमारी स्थित पशु चिकित्सक के द्वारा चीतल का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीएम आवास पर शासन की दोहरी नीति दिखाई दे रही है। चलिए जानते क्या है पूरी खबर। एक दिन पहले ही शासन के द्वारा जिले के ग्रामीण अंचलों में पीएम आवास हितग्राहियों की तीसरी किस्त जारी कर दी गई, लेकिन शहरी क्षेत्र के पीएम आवास हितग्राहियों की तीसरी किस्त जारी करने में 6 महीने से अधिक का समय हो गया है। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने नगरपालिका क्षेत्र के पीएम आवास हितग्राहियों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार से हमें बताई। क्या कारण है ये हमको पता नहीं है। कोई बोल रहा है कमलनाथ देगा, कोई बोल रहा है मोदी देगा। नहीं, किस्त का पैसा नहीं मिला क्या? हाँ, किस्त नहीं मिली है। कितनी किस्त मिली आप लोग को भी? हमको दो किस्त मिली है। इसके पहले जो किस्त मिली थी वो कब मिली थी? वो सितंबर महीने में आई थी। तो तब से काम रुका हुआ है क्या? हाँ, तो आपने कहीं शिकायत की थी इसकी नगर पालिका वगैरह में? नगर पालिका में तो शिकायत जाते पूछते हैं, नगर पालिका वाले बोलते हैं कि आएगा पैसा तो हम खुद ही डलवा देंगे। बरसात में फिर किस प्रकार से रहे आप लोग? बरसात में तो देखो ना सर, कैसा टूटा फूटा पन्नी पुन्नी डाल के रह रहे। ये बाकी झोपड़े वाले बेचारे, बारिश में इतनी बाढ़ आई थी। पीएम आवास की किस्त जारी नहीं होने से शहर के 3 सैकड़ा से अधिक लोग झोपड़ियां बनाकर अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और अपने पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ परेशानी एक हितग्राही ने हमें इस तरह से बताई। आपका तो अभी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं अभी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? ये इसको हो गया 10 महीने हो गए। बरसात में क्या परेशानी हुई आपको? अजी बड़ा पूरा आया था, पानी आया था, सब चारों तरफ पानी हो गया था नदी का। जब भी रहे कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आपने किस्त को लेकर नगर पालिका में शिकायत वगैरह की क्या? किए तो बहुत किए थे। क्या बोलते हैं लोग? बस पैसा आएगा, अभी नहीं आया है, आएगा खबर करो बस ऐसे। आखिरी किस्त कब मिली थी आपको? ये हमको मिली थी 7वें में मिली थी। हितग्राही बताते कि इस विषय पर उनके द्वारा किसको शिकायत करें यहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। 1-2 हितग्राही रहे तो बात अलग है, यहाँ संख्या तो सैकड़ों में है, बावजूद इसके की सुनवाई नहीं हो रही है।
ये पहली किस्त आई थी अप्रैल मई में घर तोड़ के प्लेंथ बनाए। उसके बाद में दूसरी किस्त आई 10वें महीने में। 10वें महीने से कोई पैसा नहीं आया है। आपके क्षेत्र में एरिया में देखा जा रहा है गायकुल इसमें बहुत सारे ऐसे मकान है जिनको सज्जा हाइट तक हुई है या स्लेब हाइट तक पेमेंट नहीं मिला। तो ऐसे कितने मकान होंगे इसमें? बहुत है भैया ऐसे तो। आप कभी इसकी शिकायत नगर पालिका या कलेक्टर कार्यालय कहीं पर एक आदमी रहे तो करे आदमी। यहाँ सभी के मकान है, किसी का पैसा ही नहीं आया तो क्या कर ले? किसी अधिकारियों से संपर्क? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते, बस मकान का पैसा आ जाए, बात खत्म। अपने को और क्या चाहिए? मकान गवर्नमेंट ने जैसे हम लोगों को जैसा भी था, अच्छा था बुरा था। वर्तमान में क्या परेशानी हो रही है आपको? वर्तमान में परेशानी यही है कि रहने के लिए जगह नहीं है। कहाँ रहते हो आप लोग? बाजू में रह रहे हैं। अब जब तक भैया वो रहने देंगे तब तक, दूसरे क्या रह रहे हैं, जब तक रहने देंगे तब तक। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त बीते सितंबर माह से जारी नहीं होने के विषय में नगर पालिका परिषद बालाघाट के पीएम आवास योजना प्रभारी प्रदीप रांजपे बताते हैं कि यह किस्त भोपाल स्तर से जारी होती है। जैसे ही किस्त जारी होगी हितग्राहियों के खाते में स्वयं ही पैसा आ जाएगा। बालाघाट के लिए मानक चंद नागेश्वर की रिपोर्ट। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को दिए जाने वाले आवास भत्ते का आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं होने से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर छात्रों ने बताया कि फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं होने की वजह से कार्यालय में आकर जमा कर रहे हैं। सर हम आवास वो फॉर्म की तो वहाँ पे नहीं भरा रहे कॉलेज में? सर नो सर, ऑनलाइन हो रहे बट सबमिट नहीं हो। क्यों कॉलेज में? तो हमारे सर ने हमको यहाँ। अच्छा, तो कब से परेशान हो रहे हैं आप यहाँ पर? सर करीबन नहीं सर, अब तो आज ही आए। आज ही आए, मतलब किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? इसी तरह आदिवासी कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे अन्य छात्र बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में एक बार इधर आने पर सुधार नहीं हो पा रहा, इसलिए कार्यालय पहुंचकर मैनुअल सुधार करवा रहे हैं। एमपी ताल से सर प्रॉब्लम बहुत सी हो रही है सर। एक बार मिस्टेक होने के बाद दोबारा एडिट नहीं हो रही सर। जिसकी क्या शुरू से परेशानी बनी हुई है? फर्स्ट से। कब से स्टार्ट हुआ ये? सर ये तो इस ईयर से सर, 2018-19 से। तो यहाँ पे आए तो अभी क्या बोले यहाँ पे? सर अभी सर वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही। आवास भत्ते सहित अन्य आवेदन के लिए होने वाली परेशानी के विषय में विभाग के कर्मचारी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर में वरिष्ठ स्तर से परेशानी हो रही है। इस विषय में मुख्य कार्यालय भोपाल को सूचना दी जा चुकी है। ये सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम होने से बच्चों को परेशानी जा रही है। तो जैसे जैसे बच्चे अपने परेशानी का आवेदन लेकर के कार्यालय में उपस्थित होते हैं तो उनकी उस बात का समाधान करने के लिए हम अपने विभागीय अधिकारी को भोपाल को तत्काल पत्र जारी लिखते जा रहे हैं। कब से स्टार्ट हुआ था और कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? एमपी टास्क पोर्टल है। तो ये जब से चालू हुआ है एक दो बच्चों की परेशानी आती जा रही है, वैसे वैसे लिखते हैं। जिले के भीतर 2 दर्जन से अधिक चिट फंड कंपनी के द्वारा हजारों लोगों का लगभग 400 करोड़ रुपया 5 वर्ष पहले डूब चुका है। बावजूद इसके कि अब तक चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात से आहत होकर निवेशकों ने उनके द्वारा जमा किए गए पैसे और ये एजेंटों की शिकायत करना शुरू कर दिया है, जिस पर पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर एजेंटों पर कार्रवाई की गई। इस बात से आहत होकर सर्वहित कल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश का हवाला दिया जा रहा है। आज कलेक्टर साहब को हम लोग यहाँ पर आए थे। एसडीएम खत्री साहब ने हमको बुलाया हुआ था। कल हमने ज्ञापन दिया हुआ था और ज्ञापन के माध्यम से जो भी भोपाल से जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं विधानसभा से, वो डॉक्यूमेंट्स को आज हमने यहाँ पर जमा किया हुआ है। और खत्री साहब से 15-20 मिनट हमारी बैठक हुई है और अभी 4 बजे लगभग कलेक्टर साहब से अभी हमारी मीटिंग है। हम लोग इसी संबंध में मीटिंग करना चाह रहे हैं कि भाई 3 साल से संगठन चिटफंड कंपनी के विरोध में या एजेंटों का पैसा दिलाने के लिए, गरीब मजदूरों का पैसा दिलाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा भी कोई प्रोसेस या कानून से अभी कोई ऐसा नियम कानून नहीं बन पाया या इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया शासन प्रशासन की ओर से। बहुत ज़्यादा आज की कंडीशन में इस विषय पर अपर कलेक्टर राजकुमार खत्री ने बताया कि एजेंटों के माध्यम से उन्हें ज्ञापन सौंपकर चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस मिल सके। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो ज्ञापन इन लोगों के द्वारा सौंपा गया है, तो ये एजेंट लोग हैं और इनके द्वारा जो है बताया गया है कि चिट फंड जो कंपनियां हैं इनकी राशि और जो निवेशक की राशि को लेके चले गए। तो हमने उनको इस संदर्भ में समस्त दस्तावेज के साथ लेके उनको जो है बुलवाया है और उसके बाद जो भी दस्तावेज को देखने के बाद जो वस्तुस्थिति सामने निकल के आती है उस अनुसार उनको कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है।
वाराणसी के वार्ड नंबर 1 हिमाचल नगर निवासी महिला शिक्षिका डिलेश्वरी राहंगडाले का शव घर के पीछे स्थित कुएं में 6 मार्च की सुबह मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत उमरवाड़ा वर्तमान निवास हिमाचल नगर वार्ड नंबर 1 निवासी 33 वर्षीय शिक्षिका डिलेश्वरी पति नरेंद्र राहंगडाले जो उत्तर बुनियादी प्राथमिक शाला में पदस्थ थी, हिमाचल नगर में वे किराए से रहते थे। दोनों पति पत्नी शिक्षक थे और घर में मृतिका अपने पति, सास ससुर, बच्चों के साथ रहती थी, जो प्रतिदिन की तरह 5 मार्च को सपरिवार भोजन कर सो गए थे। जिसके बाद देर रात करीब 12 बजे पति नरेंद्र की नींद खुली तो देखा कि बिस्तर पर उनकी पत्नी डिलेश्वरी नहीं थी। जिसे घर में देखा गया तो कहीं नजर नहीं आने पर नरेंद्र ने अपने परिजनों को जानकारी दी। डिलेश्वरी घर पर नहीं है, कहीं चली गई है, जिसकी नगर के विभिन्न स्थान व बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में खोज की गई, किंतु पता नहीं चलने पर घर के कुएं में देखा तो पानी में बॉडी नजर आई, जिसकी पहचान डिलेश्वरी के रूप में की गई। सोए थे और नींद से मेरी 12 बजे नींद खुली, मैंने देखा तो सोए हुए नहीं थे, तो मैंने फिर टॉयलेट वगैरह देखा तो वहाँ पे दिखे ही नहीं, तो फिर मम्मी और पापा को मैंने बुलाया, यानी बताया कि दिख नहीं रहे हैं। उसके बाद में फिर मेरे साला हेमंत बिसेन है, उसको कॉल किया, वो भी बहुत जल्दी आ गए और उसके बाद में आसपास इधर उधर सब जगह देखे, रेलवे देखे, बस स्टैंड देखे, उनके स्कूल तरफ गए होंगे वहाँ पे देखे तो कहीं नहीं दिखे। फिर आए तो वहीं परिसर में कुआं थी नीचे में, तो वहाँ पे एक बार टार्च से देखे तो कुछ नहीं दिखा, फिर देखे तो डेड बॉडी पानी में तैर रही थी। नहीं, अंदर थे। हाँ। फिर पुलिस को सूचना दी। राज्य शासन के द्वारा 6 मार्च को भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई, जिसमें वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग शर्मा को उप पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध इंदौर से उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट स्थानांतरण कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही राज्य शासन के द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई थी, जिसमें उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज आरएस डहरिया का नाम शामिल था, जिसके बाद से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही राज्य शासन के द्वारा आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी जाएगी, जो शुक्रवार को जारी कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा में शुक्रवार को जिले के 23,963 छात्रों ने अंग्रेजी सामान्य का पर्चा हल किया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार 24,671 छात्रों को अंग्रेजी सामान्य की परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन जिले के भीतर 708 छात्र अनुपस्थित रहे। अंग्रेजी सामान्य के पेपर में कुल 3 नकल प्रकरण बनाए गए, जिसमें 2 नकल प्रकरण हायर सेकेंडरी कन्या हिरी स्कूल और 1 नकल प्रकरण हायर सेकेंडरी कन्या किरणापुर में बनाया गया है। वाराणसी के दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में अष्टानी का पर्व सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम 2 मार्च से जारी है, जिसका 10 मार्च को समापन किया गया, जिसमें भिलाई से पधारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के संगस्थ ब्रह्मचारी अंकित भैया, बड़ा मल्हारा से पधारे हुए शुभम भैया के सानिध्य में विधि विधान से आराधना व भक्ति की जा रही है। आत्मिक धर्मं वासाय मार्गं पामते मायायते आरोग्यमय मेघे वचन उपदेश सर्वदरापति सुखाय मार्गं पामते वचन लोभ अकारित वचन लोभ संभ्रम व्यापक गुणाय मार्गं पामते वचन लोभ संभ्रम निरालनाय मार्गं पामते समान अष्टानी का पर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया है। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त विधान है। इस विधान के करने से समाज का उत्थान होता है, जैन धर्म के सिद्धांतों का परिपालन होता है और प्रचार होता है। जैन धर्म की जो मूल भावना है अहिंसामय धर्म साधना और उसके अनुसार पूरे समाज का उत्थान, ये मूल भावना का प्रचार प्रसार होता है और उसकी साधना होती है। वाराणसी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में साल में 3 बार अष्टानी का महापर्व आता है। अष्टानी का महापर्व के अवसर पर दिनांक 2 तारीख से 10 तारीख तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई से
श्री अंकित भैया जी पधारे एवं बड़ा मलहरा से पंडित जी पधारे हैं, उनके सानिध्य में यह विधान किया जा रहा है। किरणापुर थाना के अंतर्गत बक्कर में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात्रि करीब 10 बजे सीतापुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में मिक्सिंग मशीन लेकर बक्कर लाई जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बक्कर गांव के पास पलट गया। इस घटना में ओम प्रकाश मात्रे उम्र 45 वर्ष निवासी बक्कर की मौत हो गई। होली के त्योहार के कुछ ही दिन बाकी है, जिसके कारण धान की राशि के पेमेंट को लेकर सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा बैंक शाखा की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई। 11 बजे से अभी तक नहीं मिला। तो क्या बाउचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वो पहले तो बाउचर दे रहे हैं। अच्छा, पहली ये निकली भी, अब पहले इसमें गए हैं लोग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 ये। अच्छा, जैसे कि अभी होली आने वाली है, त्यौहार आने वाला है, तो जैसे कल शनिवार है, हाफ डे रहेगा, तो किस प्रकार की दिक्कतें होंगी? पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मिल जाएगा, अब तक मिल जाएगा। नहीं, व्यवस्था से कुछ नहीं है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था मतलब यहाँ जो है जो मतलब कर्मचारी है, यहाँ के कर्मचारियों का जो मतलब जो किसान परेशान हो रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए एक्टिव बोले तो काम करने में थोड़ा क्या इंटरेस्ट से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसा कि त्यौहार के 1-2 दिन बचे हैं, होली आने वाली है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए कि किसानों को उनका पैसा मिल पाए? व्यवस्था तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, कर्मचारी को बहुत मतलब थोड़ा किसानों के और आने वाला त्यौहार को ध्यान में रखते हुए बहुत फायदा, थोड़ा सा किसानों की मजबूरियों को देखते हुए काम को थोड़ा सा वो करना चाहिए, फास्ट तरीके से करना चाहिए। वहीं इस मामले में मुख्य शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत अब तक 80% धान की राशि का भुगतान खाते के माध्यम से किसानों को किया जा चुका है, लेकिन आज से सभी किसानों को राशि देने की सीमा तय कर दी गई और सभी किसानों को 49,000 रुपए अधिकतम प्रदान किए जा रहे हैं और यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं कि होली तक सभी किसानों को 100% भुगतान किया जा सके। देखिए, जिनके भी खातों में धान की राशि आ गई है, हमने कल तक मतलब 5 तारीख तक उनको 100% भुगतान दिया है। हमारे पास कैश की उपलब्धता थी। अभी चूँकि आज हमारे यहाँ कैश की थोड़ी उपलब्धता कम है, इसलिए हम प्रति किसान 49,000 रुपये भुगतान दे रहे हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? हमारी शाखा में जो मेरे ब्रांच में 9 समितियाँ हैं और 9 समितियों में चूँकि मौसम की प्रतिकूलता के कारण कुछ समितियों में परिवहन अभी 4 दिन पहले तक हुआ है, जिसमें जरेरा, कुम्हारी, पायली मुख्यतः रही हैं। वहाँ पे व्यवस्था ऐसी थी कि ट्रक नहीं निकल पा रहा था और कीचड़ और बरसात के कारण ज़मीन धंस गई थी। परिवहन लेट हुआ है, इसलिए उनका भुगतान आना शेष है। फिर भी चूँकि हमारे शाखा में जो 56 करोड़ 33 लाख का भुगतान था, उसमें से हम करीब 40 से 45 करोड़ रुपये बांट चुके हैं, सिर्फ 20% भुगतान बाकी। जिले में गोंडकालीन और मराठा शिल्पकला की मिली हुई संस्कृति का दर्शन कराने वाली जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर हट्टा बावली के विषय में जिला प्रशासन के द्वारा नई योजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को हट्टा की बावली का निरीक्षण और इस दौरान उस पर कार्य करने की योजना तैयार की। उन्होंने बताया कि अलग अलग कंपनियों से बात की जा रही है, जिससे हट्टा की बावली को मूल रूप में वापस लाया जाएगा। जैसा कि हट्टा की बावली के विषय में किंवदंती है कि यह 16वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई है। इस दौरान जानकारी यह दी जाती है कि गोंड राजाओं से लेकर मराठा शासक और भोसले साम्राज्य के द्वारा इस बावली का उपयोग अलग अलग रूप में किया गया है। हट्टा में एक बड़ी ऐतिहासिक सुंदर बावली है, उसमें कुछ कार्य पहले किए गए हैं। मेरा एक योजना हम लोगों ने बनाई है, मतलब अभी प्लानिंग फेज में ही है। उसमें उस बावली को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों को देख करके टाई अप किया जाएगा उनके साथ में और उसको मूल स्वरूप में लाने का कार्य किया जाएगा। वहीं इस बावली के विषय में सामरिक दृष्टि से सैनिकों के विश्राम और हमले के समय छुपने के लिए इसका प्रयोग किए जाने की जानकारी भी मिलती है। बुजुर्गों के अनुसार भोसले शासनकाल में जमींदार लोगों ने सेना की टुकड़ियों को छुपाने के लिए इसका प्रयोग किया है। हट्टा की बावली को अपने मूल रूप में वापस लाने के लिए बीते कई वर्षों से आवाज उठती रही है। बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उनसे हट्टा की बावली भ्रमण का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहज ही स्वीकार किया और पर्यटन की दृष्टि और पुरातन हो चुकी
हट्टा की बावली को सजाने और संवारने और उनके मूल रूप में वापस लाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा योजना तैयार की जा रही है। देखना अब यह है कि अब तक जिले वासियों ने जो किंवदंती को सुना था, क्या वह हकीकत में सही है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि हट्टा की बावली पुरानी शासकों के द्वारा किस रूप में छोड़ी गई थी। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। महिला श्रमिकों की मांगों का निराकरण करने की मांग को लेकर सीटू ने बस स्टैंड में धरना कर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सीटू के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी। सीटू के पदाधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश के महिला श्रमिकों को महत्वपूर्ण मांगों की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए तत्काल पूर्ण किया जाए। देश में महिलाओं की बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की दर चिंताजनक स्थिति तक पहुंचने एवं 45 वर्षों से सबसे अधिक होने के चलते महिलाओं को अपने परिवार को चलाने के लिए बेहद ही कम एवं बिना वेतन के काम करने के लिए वे विवश है। शुक्रवार को हट्टा में आपकी सरकार आपके द्वार योजना में आयोजित शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष कावरे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत दिनों से हट्टा में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के अंतर्गत शिविर लगाने का कार्यक्रम बन रहा था और यह शिविर आज आयोजित किया गया है। शासन की सभी योजनाएं आम जन के कल्याण एवं भलाई के लिए होती है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आम जन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूक समाज से ही शासन की योजनाओं को लेकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। आप नहीं सकते हैं ना, बाद में क्या हम पिछले आज हट्टा में माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ आवेदन का निराकरण उसी समय पर किया गया था। सबसे ज़्यादा आवेदन जो थे वो राजस्व विभाग से संबंधित थे, किसी के नामांतरण के, किसी के बंटवारे के, और अधिकतम आवेदन ऐसे थे कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। लोगों ने फौरी नामांतरण की मांग की लेकिन उनके द्वारा आवेदन नहीं किया गया। तो इससे प्रयास ये किया जाएगा कि राजस्व कैंप लगा करके पहले फॉर्म्स उनके लिए जाएंगे, प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और नामांतरण बंटवारे लोगों के किए जाएंगे। मैडम सर, ये देखा गया कि मैडम के उद्बोधन में सामने बात निकल गई कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे सर शासन स्तर पर, जैसे रोजगार? मैं शासन स्तर के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे कि महिलाओं का स्व सहायता समूह का है, जैसे वहाँ पर हट्टा में। उसके बाद वो भी मतलब निरीक्षण के दौरान ये देखने में आया कि एक ट्रेनिंग बड़ी अच्छी चल रही थी जिसमें कि कॉटन का लोग कपड़ा बना रहे थे और एक अच्छा प्रयोग वो है। इसी प्रकार के छोटे छोटे जो भी उपक्रम स्थापित किए जा सकते हैं उनको स्थापित किया जाएगा और रोजगार उनके द्वारा दिलवाया जाएगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। मौसम विभाग के पूर्व चेतावनी के अनुसार शुक्रवार को दिन भर आसमान में छाए रहे काले बादल और शाम को वे बारिश के रूप में बरस पड़े। 10 से 15 मिनट हुई रिमझिम बारिश के बाद एक बार फिर तापमान में ठंडक महसूस की गई।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिले के अन्य स्थानों पर भी रिमझिम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में ही 6 और 7 मार्च को मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में बारिश की संभावना जताई गई थी, जिसमें जबलपुर संभाग का भी नाम शामिल था, जिस कारण 7 मार्च को बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिले के भीतर रबी की फसल के दौरान लगी धान को यहां पानी वरदान की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि इन दिनों अधिकांश स्थानों पर कृषकों के द्वारा रोपाई का काम पूरा कर लिया गया है और पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऐसे में थोड़ी समय की बारिश ही सही, लेकिन रबी के लिए लाभदायक साबित होगी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए अवकाश का शेड्यूल तय कर दिया गया है। शासन के अनुसार 1 मई से 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तय कर दिया गया है। इस दौरान शिक्षकों का अवकाश 1 मई से 9 जून तक ही रहेगा। इसके साथ ही दशहरे में 24 से 27 अक्टूबर तक, दीपावली में 12 से 17 नवंबर तक और क्रिसमस पर मिलने वाला शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तय किया गया है। दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के लिए भी लागू रहेगा। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कड़ी में शहर के अंजुमन शादी हॉल में बृहद स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिला दिवस के आयोजन को लेकर गुरुवार को महिलाओं के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है अंजुमन शादी हॉल में, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मैडम, ये पहली बार है या इसके पहले से भी आप लोग? ये हम लोग पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सारे संगठन सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। क्या मंशा रहती है कार्यक्रम को करने की? यही कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित है, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उन्हें हम जागरूक करना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ बाहर से बुलवाए हुए हैं महिलाएं आ रही हैं, जो इस महिला अधिकारों के बारे में वो हमें जानकारी देंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और जिन महिलाओं ने हम महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी और उनसे प्रेरित होकर हम उस बात को अन्य महिलाओं तक भी पहुंचाएं, कोशिश करें। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाहर से वक्ता जो आ रहे हैं हमारे, तो उनके माध्यम से हम महिलाओं तक सामाजिक जागृति का काम करें। बालाघाट स्टेशन में यात्रा से पहले और यात्रा के बाद यात्रियों के बैठने की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे के द्वारा राउंड चेयर लगाई जा रही है। स्टेशन प्रबंधक राजेश गांधी ने बताया कि रेलवे के द्वारा प्रत्येक यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये चेयर लगाई जा रही है। इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म में 15 राउंड चेयर लगाई जा रही है। प्रत्येक चेयर में 10 यात्री आसानी से बैठ सकेंगे। इन 15 चेयरों में लगभग 150 यात्री को बैठने की सुविधा मिलेगी। हमारे पास जो अभी नई चेयर्स आई हैं वो 15 आई हैं। 10 सीटर चेयर है राउंड में, और वो बहुत जल्दी भी स्टेशन में लग जाएंगी। इसके पहले भी हमारे पास और 10 नई चेयर आई थी 4 सीटर की, जो पूरी स्टील की हैं, वो फिट हो चुकी हैं। हमारा तो पूरा यही मकसद है कि सभी यात्रियों को बैठने की पर्याप्त सुविधा मिले, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। कितने यात्री रोजाना सफ़र करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे? हमारे यहाँ से करीब 4500 से 5000 के आसपास यात्री यहाँ से रोज जाते हैं। क्या लगता है सर कि इतनी चेयर क्या पर्याप्त हो जाएगी? हाँ, हमारे पास पुरानी भी काफ़ी चेयरें लगी हुई हैं, यानी वो भी अच्छी स्थिति की हैं, और इससे ज़्यादा और हमारे हिसाब से ये पर्याप्त है, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ कुछ पोल पे भी राउंड में बने हुए हैं बैठने के लिए यात्रियों के, तो उसमें भी यात्री आराम से बैठ सकते हैं। वन परिक्षेत्र वारासुनी के अंतर्गत सिरपुर सर्कल के बंडल टोला कोचुवाही के राजस्व क्षेत्र क्रमांक में 6 मार्च को जंगली सुअर का शिकार किया गया, जिसमें वन विभाग ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अपनी अभिरक्षा में रखा है, जिन्हें 7 मार्च को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्कू टोला नरोड़े निवासी तेजलाल पिता सूरजलाल गोंड का खेत बंदल टोला में है, जिसने अपने खेत में तार लगा रखे थे। सुबह करीब 4:30 बजे वह अपने खेत गया था तो देखा कि तार में एक जंगली सुअर फंस गया था, जो मर चुका था, जिस पर तेजलाल ने अपने 2 साथी योगेश पिता फुलचंद गोंड और धर्मसिंह पिता शिवचरण ढीमर को बुलाकर उक्त जंगली सुअर को खेत से उठाकर बंडल टोला कोचुवाही लेकर गए,
जहां पर खाने के लिए उसे काटा गया। वन विभाग ने 40 वर्षीय बंडल टोला कोचीवाई निवासी तेजलाल पिता सूरजलाल गोंड, 35 वर्षीय सक्कू टोला नरोड़ो निवासी योगेश पिता फुलचंद गोंड, 35 वर्ष, कोचीवाई निवासी धर्मश्रिया पिता शिवचरण ढीमर को गिरफ्तार किया है। आज हमको दिन में लगभग 10:30-11 बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई। कोचीवाई गांव के पास में एक बंडल टोला है, वहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक जंगली सुअर का शिकार किया गया है। तत्काल हमारी टीम यहाँ से मौके से रवाना हुई और हमने जाके देखा तो वहाँ पर योगेश करके जो एक आरोपी जिसको हमने सबसे पहले गिरफ्तार किया है, उसके घर के बाड़े में हमको ये सारा सामान जब्ती का बरामद हुआ, जहाँ पर उन्होंने जंगली सुअर का शिकार करने के बाद में काटपीट की थी। सर, इसमें सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए या कुछ बचे हैं? नहीं, इसमें अभी प्रथम दृष्टया जो हमारी विवेचना हुई है उससे स्पष्ट होता है कि सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी विवेचना जारी है, इसमें हो सकता है और लोगों की संलिप्तता हो, तो आगामी आने वाले दिनों में यानी कल तक हमको कुछ अगर समझ में आता है तो इसमें संभावना है कि कुछ आरोपी बढ़ सकते हैं। सर, इन्होंने किस प्राणी का शिकार किया है और कैसे किया है? इन्होंने जो है जंगली सुअर का शिकार किया है। इन्होंने अपने खेत में जहाँ पर इनकी फसल लगी हुई है वहाँ पर इन्होंने जंगल अपने खेत के आसपास जो है GI तार का जाल फैलाया था और वन्य प्राणी जंगली सुअर इनके खेत में रात में प्रवेश किया होगा। करंट की चपेट में आने के कारण उसकी मृत्यु हुई और फिर इन्होंने उसको मौका स्थल से जहाँ पर उसका मतलब जहाँ शिकार करंट के कारण वो मरा था, इसको उठाकर ये तीनों आरोपी अपने घर में ले गए और इसको काट पीट किए। वारासोनी जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 6 मार्च को सामान्य प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष, जनपद CEO और सभापतियों के बीच काफी सामान्य प्रशासन सभा के विषयों पर चर्चा को लेकर भारी बहस हुई। वहीं जनपद परिसर में निर्मित कॉम्प्लेक्स के सामने लगाए गए गट्टू पर भी हंगामा हुआ कि यह कार्य बिना सामान्य प्रशासन की स्वीकृति में किया गया है और इसमें ग्राम पंचायत द्वारा कोई एजेंसी बनाया गया था जो नियम के खिलाफ है। जिसके बाद नगर के गोलीबारी चौक स्थित जनपद की भूमि पर करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर भूमि पूजन करने का प्रस्ताव रखा गया। गोलीबारी चौक पे जो हमारी जनपद की स्वामित्व की भूमि है उस पर कॉम्प्लेक्स निर्माण के संबंध में चर्चा होनी थी और प्रस्ताव आया भी। प्रस्ताव पे मैंने आपत्ति लिया था कि प्रस्ताव गलत ढंग से आया, एजेंडा गलत था लिखा हुआ, इसलिए कि इस संबंध में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, न प्रशासन की स्वीकृति उसकी, न एस्टीमेट बनाना, कुछ नहीं। और अचानक आज के एजेंडा में शामिल कर दिया गया भूमि पूजन। भूमि पूजन शब्द से मुझे एतराज़ थी। मैंने इस पर अध्यक्ष महोदय और CEO जी के सामने मैंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि ये आपका प्रस्ताव गलत है। सबसे पहले सामान्य प्रशासन समिति में इस पर कॉम्प्लेक्स निर्माण के संबंध में प्रस्ताव आए, सामान्य प्रशासन समिति इसको TS कराने के लिए E के पास भेजे और E से जब TS प्राप्त होगा पुनः सामान्य प्रशासन समिति में आएगा। सामान्य प्रशासन समिति में आने के बाद सामान्य प्रशासन समिति धारा 66 के अंतर्गत उस पर अपनी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगी। उसके बाद CO सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन के पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकारी। प्रक्रिया के ऊपर जो है वो आपकी आपत्ति थी, इस पर प्रोसीजर जो है वो गलत है, गलत ढंग से आया है। और सामान्य प्रशासन में जो है 2-3 एजेंडे थे, मासिक आय व्यय और दूसरा गोलीबार चौक में जो अपनी ज़मीन है उस पर भूमि पूजन पे चर्चा, उस पर भी चर्चा हुई। सम्मानित सदस्य लोगों का कहना आया कि इसमें आगे प्रशासनिक स्वीकृति लो, एस्टीमेट में TS कराओ, उसके बाद में उसको भूमि पूजन कराओ। तो हमने कहा ये ऐसा कुछ नहीं है, भूमि पूजन करने से कोई AS और TS नहीं रुकता और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लगती, ये नहीं रुकती। तो सभी सदस्य लोगों ने बोला कि ठीक है, इसके ऊपर में अपन AS TS लेके 11 तारीख को एक पुनः बैठक रखने का निर्णय लिया गया। दूसरी बात आप का एक दूसरा बिंदु ये था कि अनियमितता। मेरा कहना है कि विपक्ष का काम अनियमितता, भ्रष्टाचार शब्द के ऊपर में 5 साल चलाना रहता है। मैं 5 साल का मेरा कार्यकाल चल रहा है, मैंने कोई अनियमितता नहीं बरती, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, रामपाली मेला हो, नि जनपद की कोई भी राशि हो, और ना मैंने 1 रुपये कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने की मानसिकता को जागृत किया। अब वो अगर जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा निराधार है और उनको ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल एक एक बिंदुओं पे वो जांच करा ले मेरे पूरे 5 साल का कार्यकाल का। और वो कह रहे हैं
उनको कहने की बनती है मगर पूरा करने की नहीं बनती। पूरा करूंगा मैं कि मैंने नहीं किया हूं तो आप जांच कराओ, अगर किया होगा तो मेरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। दूसरी बात, मैं अगर भ्रष्टाचारी रहता, पैसे खाने वाली आदत का रहता, ये चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। हट्टा की बावली के लिए बनी योजना, मूल रूप में वापस लाई जाएगी बावली। चिटफंड कंपनियों पर प्रशासन का सख्त रुख, निवेशकों की शिकायत पर दर्ज की जाएगी कार्रवाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर, दशहरे और दीपावली में मिलेगी 10 दिन की छुट्टी। जिले में बदला मौसम का मिजाज, कई स्थानों पर हुई रिमझिम बारिश। अनुराग शर्मा होंगे बालाघाट रेंज के डीआईजी, इंदौर से बालाघाट हुआ स्थानांतरण। रंग गुलाल के साथ होली में मिठास घोलेंगे लालबर्रा के बतासे। और कुएं में मिला शिक्षिका का शव, भारत सुनी उत्तर बुनियादी प्राथमिक शाला में पदस्थ मृतिका। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, अब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।